अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बिग बैंग थ्योरी को अडॉप्ट करने की बड़ी वजह ये थी कि उसके हक में एविडेंसेस आना शुरू हो गए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बिग बैंग थ्योरी के हक में आना शुरू हो गए। और उसके मुकाबले में जो थ्योरी थी जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है, यहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि साइंस के मुताबिक पूरे तरीके से उसे मॉडल बनने की तरफ नहीं लेके जा रही थी। अगर हम अपनी कायनात को देखें तो हमें कायनात में कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। मसलन हम कायनात को बड़े एरिया पर देखें तो हमें कायनात, स्टेडी स्टेट कायनात एंडलेस नज़र आए, उसका कोई एंड नहीं है। तो कायनात की ना तो कोई शुरुआत है, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि कायनात की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही उसका एंड है। तो कायनात हमेशा से एक जैसी ही है, टाइमलेस है। कायनात में टाइम, हमें लगता है टाइम है, लेकिन कायनात के लिए कोई टाइम नहीं है। और कायनात होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आप कायनात में किसी चंक को भी उठा के देखें तो आपको एक जैसी, एक ही डेंसिटी की चीज़ें नज़र आएंगी। आप मुख्तलिफ चंक्स को कायनात के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक ही जैसे के स्ट्रक्चर रखते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी जब शुरू में आई और बिग बैंग आई, तो बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी में लड़ाई शुरू हो गई। लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को अपनाया और स्टेडी स्टेट थ्योरी को नहीं अपनाया। उसकी वजह कई ऑब्जर्वेशंस थी। मसलन जो पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई वो ये थी कि हमें रेडियो सिग्नल्स मिल रहे थे। और रेडियो सिग्नल्स 1960 की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियो सिग्नल्स मिल रहे थे और ये सिग्नल बहुत दूर से आ रहे थे। यानी अगर वक्त में बात की जाए तो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज थी जो कि रेडियो सिग्नल्स हमें दे रही थी। अब साइंसदानों ने जब कैलकुलेशन की तो उन्होंने देखा कि माजी में रेडियो सिग्नल की सोर्सेज बहुत ज़्यादा थी। कंपेयर किया जाए, अगर इसका अगर मुआवजा किया जाए हाल से, तो इस वक्त हमें कायनात में रेडियो वेव की जो सोर्सेज हैं उनकी डेंसिटी कम मिलती है, वो कम नज़र आती हैं। जबकि माजी में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब हमारे पास रेडियो वेव के सिग्नल आते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितने माजी से हम तक आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कायनात तो बदल रही है, कायनात स्टेडी स्टेट में तो नहीं है। अब एक ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट कायनात को थोड़ा सा झटका लगा। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि रेडियो सोर्सेज जो हमारे पास आना शुरू हुई और हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि कायनात वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब उतनी रेडियो सोर्सेज मौजूद नहीं है कायनात में जो कि पहले मौजूद थी। तो 1963 में एस्ट्रोनॉमर मार्टिन श्मिट, इन्होंने डिस्कवर किया एक ख़ास किस्म की सेलेस्टियल बॉडीज़ को जिन्हें आज हम क्वेज़ार्स कहते हैं। क्वेज़ार्स हज़ार गुना ज़्यादा रोशन होते हैं हमारी गैलेक्सी से या एक छोटी गैलेक्सी से। ब्लैक होल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेज़ार्स दिखा भी रहा हूँ जो कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे, अरबों साल पहले हमारी कायनात में होते थे। ठीक है जी। तो अगर हम क्वेज़ार्स को देखें और उनसे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें हम रिसीव करते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, और आज हम देखने की कोशिश करते हैं तो आज हमें क्वेज़ार्स नज़र ही नहीं आते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वक्त के साथ साथ क्वेज़ार्स ख़त्म हो गए। और अगर कायनात चेंज हो रही है, क्वेज़ार्स ख़त्म हो रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट जो मॉडल है वो एक मरतबा फिर क्वेश्चन में आ जाता है कि हमें माजी में तो क्वेज़ार्स नज़र आते हैं लेकिन आज हमें क्वेज़ार्स नज़र नहीं आते। और फिर हमें एक और मुशाहिदा मिला, और वो मुशाहिदा 1965 में मिला जब बेल लैब एक बहुत बड़ा एंटीना माउंट कर रहे थे और दो साइंसदान उस पर काम कर रहे थे। हॉर्न एंटीना था और इस एंटीने ने नॉइज़ कैप्चर करना शुरू कर दी। बहुत खैर लंबी कहानी है, बड़ा देखा गया कि किस तरीके से इस एंटीने को नॉइज़ फ्री बनाया जाए, लेकिन वो नॉइज़ आती रही। और आज हमें पता कि वही नॉइज़ है जो कि जब चैनल गायब होता है हमारे टीवी पर, तो हमारे टीवी पर जो सफ़ेद मक्खी आती हैं, ये वही नॉइज़ है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB कहा जाता है। और अगर CMB देखा जाए तो CMB वो ग्लो है जो मैंने आपको बताया था ना कि एक्सप्लोजन के बाद जो आफ्टर ग्लो था, जब फोटॉन्स पैदा हुए, वो फोटॉन्स आज तक हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब वो फोटॉन की शक्ल नहीं रखते जो बिग बैंग से आज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है
इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रही। हमें हर जगह पर CMBs मिल रही हैं और वो हर तरफ से आ रही हैं। अब स्टेडी स्टेट, क्योंकि वो बर्थ से, यानी बिग बैंग बर्थ है कायनात की और उससे शुरू हुई। स्टेडी स्टेट कायनात का मॉडल कहता है कि कायनात की बर्थ ही नहीं हुई, पैदाइश ही नहीं हुई। तो जब पैदाइश नहीं हुई तो फिर ये CMBs कैसे बन गई और हम तक कैसे आ रही? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि CMBs किसी सुपरनोवा की वजह से आई हो, किसी ऐसे सेलेस्टियल इवेंट्स की वजह से आई हो जो कि बहुत बड़े हों और माजी में हुए। लेकिन अगर किसी सुपरनोवा की वजह से, किसी सितारे के फटने की वजह से हम तक ये शुआएं जो कि अब माइक्रोवेव बैंड में हैं, CMBs, ये हम तक पहुंचती, तो फिर ये हर जगह तो नहीं एक जैसी हो सकती थी। अगर सुपरनोवा दाईं तरफ फटा है तो फिर दाईं तरफ से ज़्यादा आती हैं और बाईं तरफ से कम आती। लेकिन हमें तो हर तरफ से CMBs इक्वल इंटेंसिटी की, होमोजीनियस आती हुई नज़र आती हैं। तो इसलिए ये भी एक ऐसा मुशाहिदा है जो कि स्टेडी स्टेट के अगेंस्ट आता है। अब स्टेडी स्टेट भी चैलेंज करती है बिग बैंग को, और बिग बैंग को कैसे चैलेंज करती है कि बिग बैंग की जो मेन जो उसका बेसिस हैं वो है डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट में आपको पता है कि जब एक सेलेस्टियल बॉडी हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी रोशनी रेड कलर की होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह यह है कि उसकी रोशनी की फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। और अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो जब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो जो येलो लाइट, वाइट लाइट, जो भी लाइट होती है वो रेड कलर में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये सोर्स, रोशनी का सोर्स हमसे दूर जा रहा है। और इसी तरीके से अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो वो ब्लू कलर में आ जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी लाइट जो आने वाली होगी वो हम तक पहुंचेगी, वो ब्लू कलर की होगी। हम हमेशा से ये बात करते हैं, लेकिन स्पेस में इस चीज़ को कभी भी टेस्ट नहीं किया गया। हमें रेड शिफ्टेड सितारे और गैलेक्सीज नज़र आते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ज़्यादातर चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हमें वो रेड शिफ्टेड नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं और इसलिए उनसे आने वाली जो रोशनी है वो लाल रंग की हमें नज़र आती है। लेकिन बिग बैंग भी इसी चीज़ का सहारा लेते हैं और वो कहते हैं कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है, और इस चीज़ पर एग्रीमेंट है। मगर सवाल उठाए गए हैं, और ये सवाल उठाए हैं जैक वेलेनचेक ने, जो कि अपना पेपर पब्लिश कर चुके हैं 2024 में, और पॉपुलर मैकेनिक्स एक जर्नल है जिसमें इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। और इन्होंने कहा कि बिग बैंग एक बस्ट हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बस्ट हो, लेकिन वो कायनात का आगाज़ नहीं है। इससे पहले भी कुछ पेपर्स आए हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे जो कि बिग बैंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जो स्पेस में डॉपलर इफेक्ट है, अब मैं ये बात नहीं कह रहा कि उनके ख्याल ठीक हैं, लेकिन उनकी रिसर्च जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं वो पब्लिश हुए हैं, तो इसका मतलब कि उन रिजल्ट्स में से उन्होंने जो अखज़ किया वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटली तो प्रूवन नहीं है लाइट पर। हमने साउंड पर तो डॉपलर इफेक्ट प्रूवन है, लेकिन लाइट पर हमने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। और डॉपलर इफेक्ट 180 सालों से तकरीबन हम इसके बारे में बात करते आए हुए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूफ नहीं। ये उनके वर्ड्स हैं। और क्या वाकई जो कहकशाएँ हैं वो रेड शिफ्टेड हैं? और अगर वो रेड शिफ्टेड हैं तो क्या वो वाकई हमसे दूर जा रहे हैं, या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? वो हवाला देते हैं एक और साइंसदान का जिनका नाम है विलियम हैगन्स। विलियम हैगन्स ने सबसे पहले एक सेलेस्टियल बॉडी से जो लाइट आ रही थी उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा था 1868 में, और उन्होंने उसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट थी उनकी इंटेंसिटी मेजर की थी। तो स्पेक्ट्रम देखा था कि इससे किस किस्म का स्पेक्ट्रम आ रहा है किसी भी बॉडी से, और फिर उस स्पेक्ट्रम को ड्रा किया था, जिस तरह आज हम सूरज का स्पेक्ट्रम ड्रा कर सकते हैं और मुख्तलिफ और सेलेस्टियल बॉडीज़ का स्पेक्ट्रम ड्रा कर सकते हैं। तो जैक वेलेनचेक ने केक ऑब्जर्वेटरी को कहा कि वो उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डेटा है वो एनालाइज करके दे, और जब उन्होंने उसे प्रॉपर पूरा डेटा एनालाइज करके दिया तो उनका ये ख्याल है जैक साहब का कि ये टायर्ड लाइट मॉडल के साथ मैच करता है। अब टायर्ड लाइट मॉडल क्या है? टायर्ड लाइट मॉडल भी एक बहुत बड़े साइंसदान ने हमें दिया है, उनका नाम है फ्रिट्ज विकी, जो कि डार्क मैटर की रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने सबसे पहले देखा था कि जो गैलेक्सी है वो
ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है एज़ कम्पेयर टू जो उसके पास मास है, तो उसका मास छुपा हुआ हिडन मास का है और फिर वो डार्क मैटर की तरफ चले गए। तो 1929 में फ्रिट्स विकी ने टायर्ड लाइट मॉडल हमें दिया और उसमें उसने बताया कि जो सेलेस्टियल बॉडी से रोशनी हमारे पास आती है उसका कलर हम ये समझते हैं कि इसलिए चेंज होता है कि स्पेस जो है वो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, उनका कलर इसलिए चेंज होता है कि जो फोटॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो अगर फोटॉन अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्पेस उनके बीच में नहीं है, स्पेस एक्सपैंड नहीं हो रही, तो उसका मतलब कायनात एक्सपैंड नहीं हो रही, कायनात स्टेडी स्टेट में है। ये एक मॉडल है जिस पर वो बात कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि बजाय हम इसको इस तरीके से देखें कि कायनात एक्सपैंड कर रही है, टायर्ड मॉडल ये कहता है कि जो फोटोन आ रहा है वो एनर्जी लूज़ कर रहा है, और उन फोटोन से जो कि हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सूरजों में क्या, सितारों में कंपोजिशन है, प्लैनेट्स में क्या क्या एटमॉस्फेयर्स हैं, वो किन चीज़ों से बनी हैं, ठीक है, हम उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन वगैरह देख लेते हैं। तो एक तरफ टाइड मॉडल है, दूसरी तरफ बिग बैंग है। बिग बैंग पर अभी भी बहुत से साइंसदानों का ज़्यादा इन्हिसार है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिग बैंग की वजह से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हमें स्टार्स को और प्लैनेट्स की कंपोजिशन हम अब रीड कर चुके हैं, हमें पता है कि स्टार्स में रेड शिफ्ट की वजह से क्या क्या कंपोजिशंस हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किन एलिमेंट्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इसी तरह प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हम कायनात के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डॉपलर इफेक्ट से मिलता है जो कि बिग बैंग थ्योरी से आता है। लेकिन अब एक और तरफ हम चलते हैं और वह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये बहस इसलिए शुरू हुई कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने लॉन्चिंग के बाद इतनी पुरानी गैलेक्सीज देखना शुरू कर दी जो कि हमारी बिग बैंग के कुछ अरसे के बाद बन गई। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा होता है, उसका कद छोटा होता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4 साल का बच्चा और उसकी मूछें निकली हुई हैं और वो बड़े कद का है, वो 7 फुट का है, तो आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, या तो ये बच्चा 7 साल का या 3 साल का नहीं है, या आपने इसकी तारीख पैदाइश गलत लिखी है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है कि हम बिग बैंग से 300, बिग बैंग हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, और उससे 300 मिलियन बाद जो गैलेक्सी बनी जिसका नाम है जेड्स GS Z140, एक वो इतनी इवॉल्व हो चुकी है, वो इतनी भरपूर किस्म की गैलेक्सी है कि वो हमारी मिल्की वे से ज़्यादा डेंस गैलेक्सी है। अब अगर हम टाइमलाइन देखें तो इस गैलेक्सी को मैच्योर होने में, इसको इतना इवॉल्व होने में जो टाइम चाहिए वो 13.7 बिलियन से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गैलेक्सी तो बिग बैंग से भी पहले बन गई, 13.7 बिलियन ईयर से भी पहले बन गई। तो हम बिग बैंग को कह रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा अपनी माँ की ज़िंदगी से पहले ही पैदा हो जाए? ये हो नहीं सकता। इसलिए कहीं कोई गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए बहुत से साइंसदान अब मुख्तलिफ हमें मॉडल्स दे रहे हैं। एक मॉडल के बारे में मैं लेकर चलता हूँ आपको उसकी तरफ, और वो है रचिंद्रा गुप्ता जो ओटावा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि कायनात की जो उम्र है वो 13.7 बिलियन साल नहीं है, बल्कि वो 26.7 बिलियन साल है। और उन्होंने मुख्तलिफ सिमुलेशन से और मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको साबित भी किया है, और उन्होंने टायर्ड लाइट मॉडल भी यूज़ किया है। और उस मॉडल को यूज़ करके उन्होंने कहा कि हम जो 13.7 बिलियन कह रहे हैं कि उस वक्त कायनात मार्ज़ वजूद में आई, ऐसा नहीं है, बल्कि कायनात 26.7 बिलियन साल पहले हुई। अभी भी ये जंग जारी है और ये जंग चलती रहेगी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी ही सबसे बड़ा कंटेंडर है कि कायनात कब पैदा हुई, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, और वो पैदा हुई, वो क्रिएशन उसकी हुई, वो हमेशा से नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस किस्म की बहस कभी भी पहले नहीं छिड़ी थी, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जाने के और उसके ऑब्जर्वेशन लेने के बाद शुरू हुई है। तो साइंस हमेशा चीज़ों को देखती रहती है, परखती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती है, और फिर उन मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को एनालाइज करके हम अपनी थ्योरीज़ को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हमें बिग बैंग थ्योरी को भी फ्यूचर में मॉडिफाई करना होगा,
और बिग बैंग थ्योरी को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा ताकि वो उन सवालात के जवाब दे सके जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खड़े किए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो थी, दोनों वीडियोस की सीरीज़ थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।